हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर और मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं और वो है वन शॉट। क्या है? वन शॉट रिवीजन किसका? पहले चैप्टर के ज्योग्राफी का, भूगोल का, यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस महत्वपूर्ण चैप्टर का आज हम करेंगे वन शॉट रिवीजन, यानी एक बार में इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक को समझ लेंगे, जिससे आपको आपकी परीक्षा में बेहद आसानी हो और किसी तरह की कोई कंफ्यूजन या डाउट आपके दिमाग में न रह जाए। ठीक है, तो मानव भूगोल आपको पता है कि जो क्लास 12 भूगोल की पूरा सिलेबस है उसमें 2 किताबें हैं। तो एक में आप मानव भूगोल के संदर्भ में पूरे विश्व का भूगोल देखते हैं, पूरे विश्व को मानव भूगोल के साथ जोड़ के देखते हैं, और एक में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था जो सेकंड बुक है। तो हम ये फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर कर रहे हैं और वो है मानव भूगोल, इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसे ये 3 भाग में आपको चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है, इसी तरह हम लगभग 3 भागों में इस चैप्टर को बाइफरकेट करके या डिवाइड करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन, और इसमें हम मानव भूगोल के इस पहले चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करके देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बेहद खास इंफॉर्मेशन है और वो ये है कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, बहुत बेसिक से आप समझ के चलिए। जो भूगोल है इसकी 2 शाखाएं हैं, यानी 2 ब्रांच कह लीजिए, 2 पार्ट कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं। आपकी जो ज्योग्राफी है इसकी क्या है? 2 शाखाएं हैं। ठीक है, जो पूरा ओवरऑल ज्योग्राफी है इसकी 2 शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल, जिसे हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी। क्या कहते हैं? फिजिकल जियोग्राफी। और एक है मानव भूगोल, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। क्या कहते हैं? ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, तो एक हम है देखते भौतिक भूगोल को और एक देखते हैं मानव भूगोल को। अब आप कहेंगे सर कि ये तो ठीक है, पर हमें मानव भूगोल के बारे में ही तो जानना है। मैं आ रहा हूं उस पर कि मानव भूगोल क्या है, लेकिन जो भौतिक भूगोल है थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, जिससे आप वो रिलेशन बना पाएंगे। जब आप किसी एक चीज को जान लेते हैं और दूसरे को जानना होता है, तो आप एक दिमाग में आइडिया बना सकते हैं कि ये जो है वो दूसरा नहीं है। मतलब जो भौतिक भूगोल होगा वो मानव भूगोल नहीं होगा, ये समझ के चलिए। अच्छा, तो क्या है? देखिए, भौतिक भूगोल के बारे में आप क्लास 11th में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो आपका फिजिकल जो दिखाई देता है, पूरा विश्व, पूरा संसार और ब्रह्मांड, जिसमें आप कहां कौन से समुद्र है, नदियां हैं, पठार है, पर्वत है, जलवायु है, भूमंडल है, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? भौतिक भूगोल में आ जाती हैं। और ये क्या रहा है? ये एक तरह से भूगोल का पारंपरिक प्रकार रहा है। मतलब क्या है, समझाता हूं आपको। पारंपरिक भूगोल का जो पारंपरिक स्वरूप है वो भौतिक भूगोल रहा है। यानी शुरू से जब से भूगोल के बारे में बातचीत शुरू हुई, या जब से पूरी दुनिया को जानने का प्रयास शुरू हुआ, तब से भौतिक भूगोल को भूगोल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जो मानव भूगोल है, जो जिसको आप ह्यूमन जियोग्राफी कह रहे हैं, ये थोड़ा सा नया है, नवीन है। एक नए तरीके से इसका इवोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, क्या नया है? इस पर बातचीत 17वीं 18वीं शताब्दी से खास करके शुरू होती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? जो हमारे कौन है? जर्मन विद्वान हैं। ठीक है, तो जर्मन विद्वान जो हैं, जर्मन विद्वानों ने मानव भूगोल की संकल्पना शुरू की, और खास करके इसमें नाम आता है रेड जेल का। रेड जेल या रेड जेल। ठीक है, रेड जेल का नाम आता है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। तो जब क्या हुआ, जब पूरी दुनिया में पहले से भौतिक भूगोल की चर्चा चल रही थी कि भाई भूगोल का मतलब यह है कि कौन सी जगह कहां है, कौन सा वहां का लैंडफॉर्म कैसा है, वहां समुद्र कैसे हैं, नदियां कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन तब उसके बाद एक नया कंसेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और अभी भी हो रहा है, वो है मानव भूगोल। अब आप कहेंगे सर कि मानव भूगोल क्या है, समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि लोगों को यह दिखाई पड़ रहा था कि इस दुनिया में या इस धरती पर 2 तरह की चीजें हैं। एक है प्रकृति, एक है मानव।
अब इन दोनों को अगर आप अलग अलग करके देखने का प्रयास करेंगे तो फिर आप कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रीम या कोई भी नया शास्त्र बनाइए, वो अपने आप में संबंधित या अपने आप में एक अच्छा पिक्चर नहीं दे पाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप मानव के क्रियाकलाप और प्रकृति इन दोनों को जोड़िए, और इन दोनों को जोड़ने से जो संबंध व्याप्त होता है उसे ही मानव भूगोल की संकल्पना दी गई। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो जो भौतिक भूगोल से संबंधित या जो आपकी पूरी प्रकृति है, जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरा वायुमंडल है या जो पूरा पर्यावरण है, ये एक तरफ और क्रियाशील मानव एक तरफ, इसका आपस में जो भी संबंध हो रहा है, देखिए वो संबंध कई तरह से होगा। वो संबंध किस प्रकार से होगा? तो वो संबंध किन किन प्रकारों का होगा? तो वो सामाजिक भी होगा, ठीक है, वो आर्थिक भी होगा, ठीक है, वो सांस्कृतिक भी होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरीके का क्या होगा? हर तरीके का संबंध व्याप्त होगा। अच्छा, अब ये किस तरह से इसके एग्जाम्पल उदाहरण आएंगे भी मैं चर्चा करूंगा। मनुष्य क्या करेगा? खुद अपना एक सांस्कृतिक पर्यावरण बनाएगा, रीति रिवाज सारी चीजें बनाएगा प्रकृति से जोड़कर। मनुष्य क्या करेगा? अपनी आर्थिक क्रियाएं जो हैं, आर्थिक गतिविधियां, वो भी प्रकृति से जोड़कर करेगा, जो प्राथमिक क्रियाएं खास करके हैं। मनुष्य क्या करेगा? प्रकृति से खनिज निकालेगा, उससे फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएगा, सेवा क्षेत्र बनाएगा, प्रकृति के दिए हुए खेतों में अपना अनाज उगाएगा, वहां से आर्थिक क्रिया करेगा, फिर एक सामाजिक व्यवस्था भी क्रिएट करेगा। तो यहां पर कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि मानव और प्रकृति इन दोनों का आपस में एक संबंध है, एक क्रिया प्रतिक्रिया है। इसी संबंध का जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब आपको समझ में आ रहा है? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, आगे हम एक एक करके डेफिनेशंस और पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, बाकी हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। तो पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के कुल मिलाकर दो प्रमुख घटक हैं, एक है प्रकृति, एक है मानव, यानी नेचर एंड ह्यूमन। ये दो चीजें आपको विशेष रूप से देखने को मिलेंगी। प्रकृति भौतिक वातावरण के रूप में है और मानव एक क्रियाशील प्राणी के रूप में है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो प्रकृति क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? भौतिक वातावरण, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के रूप में। प्रकृति क्या है? दो चीज, ये आप बिल्कुल नोट करके चलिएगा ध्यान से। जो बताने की कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि एक तरफ देखिए क्या है, एक तरफ है, अगर आप एक बार ये कंसेप्ट समझ गए तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ है प्रकृति, ठीक है, और एक तरफ है मानव। ये क्या है? ये एक क्रियाशील प्राणी है, ठीक है, और ये क्या है? ये भौतिक वातावरण के रूप में मौजूद है। ये क्या है? भौतिक वातावरण इसके रूप में मौजूद है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा और उस संबंध का जो अध्ययन है वो है मानव भूगोल। आगे बात समझ में? वो है मानव भूगोल। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी जब आप इसको देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक है प्रकृति, एक है मानव, एक भौतिक वातावरण के रूप में है, एक क्रियाशील प्राणी के रूप में है, और इन दोनों के बीच का संबंध जो है वो मानव भूगोल के रूप में देखा जाता है। भौतिक भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल में हम मानव और भौतिक वातावरण के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है। तो भौतिक भूगोल में आप क्या करते हैं कि जो आपने देखा जो भौतिक वातावरण है, यानी वायुमंडल हो गया, पेड़ पौधे, कहाँ नदी है, कहाँ सागर है, कहाँ पठार है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब मानव भूगोल आएगा तो आप भौतिक पर्यावरण और मानव के बीच का जो संबंध है, वो किस प्रकार एक दूसरे को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, कौन किस पर हावी है, कितना हावी है, कौन किसको प्रभावित कर रहा है, सारी चीजें आप मानव भूगोल में पढ़ने को मिलता है आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थिंकर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने जो कहा है, जो थ्योरीज दी हैं, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया कि एडयू जी जो लिविंगस्टोन है और रोजर्स के अनुसार
भौतिक अथवा प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन ये मानव भूगोल करता है। 3-4 पॉइंट उन्होंने बता दिए कि मानव भूगोल क्या क्या करता है, लिविंगस्टोन के द्वारा क्या क्या करता है। सबसे पहले यहां पर भौतिक या प्राकृतिक और मानव जगत, मानवीय जगत, इनके बीच का संबंध, यानी एक जगत तो मानव का है जो मानव ने तैयार किया है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, एक जगत नेचुरल है जो नेचुरली आपको पूरा पर्यावरण दिखाई पड़ता है, तो इसके बीच का संबंध मानव भूगोल है। ठीक है, और क्या है, ये पॉइंट्स नोट करते चलिए। मानवीय घटना का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने का कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मानवीय घटनाएं हो रही हैं इसका वितरण क्या है, अलग अलग जगह कौन सी जगह क्या घटना हो रही है। जैसे मान लीजिए कौन सी जगह है जहां पर कांटेदार झाड़ियां उगाई जा रही हैं, कौन सा जगह है जहां पर झूम खेती हो रही है, कौन सी जगह है जहां स्थायी खेती हो रही है, कौन सी जगह है जहां पर एक विशेष प्रकार का फल उगाया जा रहा है। तो ये पहले तो कौन कौन सा जगह है वितरण, और वो होने का कारण क्या है। ठीक है ना, देखिए किसी भी जगह की आर्थिक स्थिति जो होती है ना, देखिए आप वहां के पर्यावरण पर डिपेंड करती है। जैसे जहां ब्लैक सॉइल होगा, जहां काली मिट्टी होगी, वहां कॉटन का उत्पादन ज्यादा होगा। जो जलोढ़ मिट्टी है वहां गेहूं धान ज्यादा उत्पादित किया जाएगा। समझ रहे हैं आप बात, जहां मिनरल्स पाए जाएंगे वहां पे उस हिसाब के फैक्ट्रीज उद्योग लगाए जाएंगे। तो ये जो मानव क्रियाकलाप है ये कैसे बटे हुए हैं और इनके बटे होने का कारण क्या है, ये जब पता आप लगाते हैं तो उसे मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं क्या हैं और उनका अध्ययन कैसे करें, यानी अलग अलग भाग में क्या सामाजिक भिन्नताएं हैं। जैसे अलग अलग जनजातियां अलग अलग जगह रहती हैं, ठीक है, और जब अलग अलग जनजातियां अलग अलग रहती हैं तो उनके रहने के कारण हैं, वो कारण क्या हैं ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या बोलती हैं, वो एक कारण बनती हैं, और जब आप इन कारणों का अध्ययन करते हैं तो आप विशेष रूप से फिर कहां चले जाते हैं, मानव भूगोल के पास चले जाते हैं, या वो आपका मानव भूगोल ही कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको इसमें 3-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन 3-4 पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो एक ये कंडीशन हो गई। तो अब क्या है कि विभिन्न भागों में जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता या विभिन्नता है इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जर्मनी के प्रख्यात भूगोलवेत्ता रैटजेल, ये नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनको मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने मानव भूगोल की संकल्पना को, और ये जर्मन विद्वान थे, पहली बार सिद्ध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, सबके सामने लाने की कोशिश की, इसलिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। एक तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ी परिभाषाओं की तरफ। अब देखिए इन साहब ने क्या कहा, तो 1882 में इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैंने आपसे उस दिन एमसीक्यू सेशन में भी किया था कि एंथ्रोपो जियोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी थी 1882 में, और मानव के कार्यकलापों के अध्ययन को प्रमुखता दी। यानी जो लोग हैं उनके जो कार्यकलाप हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने बहुत प्रमुखता दी, उसको उन्होंने बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि महत्ता दी। और उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो मानव क्रियाकलाप के दृश्य हैं वो पूरे वातावरण से जुड़े हुए हैं, और जो भौतिक दशाएं हैं, जहां जौन सी भौतिक दशा होगी वो सारे क्रियाकलाप उन्हीं का योग होंगे। जैसे मान लीजिए कि जिस जगह पर बहुत बारिश होगी वहां धान की खेती उगाया जाएगा, ऐसा मानेंगे हम, लेकिन जहां मरुस्थल है, क्या वहां धान की, क्या ऐसा कोई क्रियाकलाप होगा? वहां नहीं होगा। इग्लू का निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों में ही होगा, यहां पर गर्म क्षेत्रों में या सहारा मरुस्थल में नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो क्रियाकलाप है वो वहां के भौतिक दशाओं का योग है। अंग्रेजी में भी लिखा उन्होंने कि द फिनोमेना ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी आर एवरीवेयर related to the environment which remains to be the aggregates of physical conditions। जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं उनके एग्रीगेट्स या उनकी समग्रता पर निर्भर करते हैं कि कहां का मानव क्रियाकलाप किस प्रकार का होगा। तो रैटजेल की किताब, उनके द्वारा ये कथन, ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आगे देखते हैं। रैटजेल की शिष्या जो थी, जिनका नाम सैंपुल है, उनके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी सैंपल थी, किस चीज से शिष्या थी। सैंपुल ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चयवाद से जोड़ के अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अस्थायी है
और मानव क्या है, एक क्रियाशील जीव है। उनके बीच का जो संबंध है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, अनरेस्टिंग मैन मतलब क्रियाशील जीव, क्रियाशील मानव, और अस्थिर पृथ्वी के बीच का जो संबंध है वो क्या माना जाएगा, वो ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल माना जाएगा। क्लियर है आपके सामने, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप डेफिनेशंस के रूप में इसे नोट करके रख सकें। तो ये सैंपल ने कहा था जो रेड जेल की शिष्या थी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां कुछ डेफिनेशंस हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों की एक नई संकल्पना है। अब मैं आपको ये बार बार बता चुका हूं कि जब भी मानव भूगोल की बात आएगी, आप एक चीज ये समझ लीजिएगा कि जो पृथ्वी है या जो भौतिक वातावरण या पर्यावरण है और जो मानव है, इन दोनों के बीच का जो संबंध या भौतिक संबंध, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, जो बदलता भी रहता है समय समय से और परिस्थितियों को देखते हुए, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप मानव भूगोल कहते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो मानव भूगोल है वो आज के हर गतिविधि या मानव के हर गतिविधि का एक अध्ययन करके आपको एक तरीके का कंक्लूजन या निष्कर्ष बता सकता है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका कारण क्या है, उनके ऐसा होने का रीजन क्या है और उसका परिणाम क्या है। मतलब अगर मान लीजिए लेट सपोज कि असम में चाय का उत्पादन ज्यादा है तो ऐसा क्यों है। अगर भूमध्य सागरीय इलाकों में सिट्रस फ्रूट्स या झाड़ीदार फलों के वृक्ष अगर हैं तो वो क्यों हैं। तो ये आप मानव भूगोल से पता लगा सकते हैं। तो अब यहां पर क्या है, वह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषात्मक ज्ञान होता है। संश्लेषात्मक क्या कहते हैं, सिंथेसाइज्ड। किन चीजों का संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा है बचपन में, जब आप पढ़ रहे होंगे, जब विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं और कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बताया जाता है कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी, जल, ये सब मिला जुला कर अपना खाना बनाते हैं। संश्लेषण यानी दो तीन चीजों का एक साथ मिलकर कोई स्वरूप प्रदान करना। ठीक है, तो मानव भूगोल भी जो है वो दो चीजों का संश्लेषण है मुख्य रूप से। किस किस चीज का, जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करने वाले जो भौतिक नियम है, भौतिक नियम जैसे मान लीजिए गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है ना, नदी झील झरने, उनके अपने एक स्वरूप है। तो ये भौतिक नियम है पर्यावरण को कंट्रोल करने वाले। और जो वहां पर पृथ्वी पर जीव निवास कर रहे हैं, इनके बीच जो संबंध है, तो ये जो जीव निवास कर रहे हैं वो और जो पृथ्वी पर भौतिक नियम है, ये इन दोनों का जो आपस में संबंध है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे मानव भूगोल। ठीक है, जैसे नियम ये है कि जो नियम यह है कि जो ध्रुव है, जैसे मान लीजिए ये लेट सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, लेट सपोज मान लेते हैं कि भैया ये पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है तो ये हो गया ध्रुव, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो यहां नियम के अनुसार बर्फ पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मानव क्रियाकलाप क्या करेगा, वो एक इग्लू का निर्माण करेगा, इग्लू का निर्माण करेगा। ये जो इस भौतिक नियम था और ये जो मानव ने रिएक्ट किया, ये जो संबंध हैं, इनको आप क्या मान के चलते हैं, इनको आप मान के चलते हैं कि ये मानव भूगोल है। इसी का अध्ययन मानव भूगोल कहलाएगा। प्राकृतिक भूगोल और मानव क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन माना है। ठीक है, किसको, मानव भूगोल को। ये भी समझ गया भैया। मानव भूगोल का वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां और उनका प्रभाव है। फिर वही बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, बार बार मैंने ये पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से इनको समझ लें, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपके दिमाग में ये चीजें व्याप्त हो जाएं, इसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो एक पक्ष इसमें मानव रहता है और दूसरा पक्ष उसमें प्रकृति रहती है। दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसी का जो अध्ययन रहता है वो मानव भूगोल के रूप में देखा गया है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, भूगोल का मुख्य विषय पृथ्वी को मानव के गृह के रूप में देखकर उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह समझ लीजिए, मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी को क्या कहता है, वो पृथ्वी को मानव के गृह के रूप में देखता है। आपने सुना होगा नेचर मदर, ठीक है, यानी प्रकृति माता। तो मानव भूगोल में मानव पृथ्वी को मानव के एक घर के रूप में देखा जाता है कि ये मानव का एक घर है। ठीक, अच्छा, और सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो जिसने मानव को पोषित किया है। जैसे पृथ्वी के तत्व, यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायुमंडल है, यहाँ पर वर्षा है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी है। ये सभी तत्व हैं जिसने मानव को क्या किया है, पोषित किया है, रहने लायक बनाया है।
उसको रहने के लिए सुविधाएं प्रदान की है। तो यहां पर ये मानव भूगोल में ये देखा जाता है। प्राकृतिक भूगोल और मानव क्रियाओं के संबंधों का अध्ययन माना है किसको? मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल को क्या माना गया है? जो प्राकृतिक भूगोल है और जो मानव क्रियाएं हैं उनके बीच का संबंध। अब तो आपको रट गया होगा, अब तो कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा, सब समझ में आया होगा कि हाँ भैया समझ गए कि जो प्राकृतिक भूगोल है, जो भौतिक दशाएं हैं, जो भौतिक नियम है और जो मानव की क्रियाएं हैं, इनके बीच का जो संबंध है वो मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष प्राकृतिक वातावरण और शक्तियों का प्रभाव है। ठीक है, क्लियर हो गया। अर्थात मानव भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल की दो शाखाएं अस्तित्व में आई हैं और भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डुअलिज्म जिसको कहते हैं। द्वैतवाद मतलब क्या? एक होगा प्रकृति और एक है मानव। ये दो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, द्वैतवाद। या एक तरफ आप भौतिक भूगोल रख सकते हैं और एक तरफ आप मानव भूगोल रख सकते हैं, मानव भूगोल। ये दो चीजें इवॉल्व हुई हैं या द्वैतवाद या डुअलिज्म यहां पर देखने को मिलता है। भूगोल को एक विषय के रूप में नियम बनाने अथवा विवरणात्मक होना चाहिए, ऐसा भी विचार होने लगा है कि भूगोल जो है वो क्या करे, एक नियम बनाए कि भाई किस प्रकार क्रियाएं चलेंगी, किस प्रकार वातावरण के साथ संबंध बनाया जाएगा और विवरण भी दे। तो यहां पर विशेष रूप से किस चीज की बात हो रही है? ये बात की जा रही है, आप नोट कर लीजिएगा, विशेष रूप से ये बात की जा रही है भूगोल की, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, ये किस प्रकार का होना चाहिए, क्या इसका नेचर होना चाहिए, ये भी एक तरह का क्या है, ये डिस्कशन शुरू हो गया। और मानव भूगोल में एक तरह से द्वैतवाद का जन्म हो गया। द्वैतवाद एक ना फिलॉसफी या जिसको कहते हैं दर्शन शास्त्र से जुड़ा शब्द है, जिसमें द्वैतवाद का एक कंसेप्ट चलता है। शंकराचार्य अद्वैत चला, फिर द्वैतवाद आया। अद्वैत माने कुछ एक को हम द्वितीय नास्त, एक ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। द्वैतवाद मतलब दो चीजें हैं। ठीक है, डुअलिज्म। तो यहां पर ये मानव भूगोल में दो चीजें आई, ये भी देखने को मिला समय समय पे। ठीक है, तो अगर आपसे, मैंने इसलिए वो पॉइंट डाला है कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि मानव भूगोल में द्वैतवाद का पदार्पण हुआ या क्या मानव भूगोल में द्वैतवाद देखने को कभी मिलता है, तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, प्रकृति और मानव के बीच कोई द्वंद्व या द्वैधता नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव अविभाज्य अंग हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। तो आपके साथ ये देखिए, उस सवाल का वो जो डिस्कशन और डिबेट था उसका यहां जवाब आपको मिलेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मानव भूगोल में द्वैधता है, द्वैतवाद होना चाहिए, तो आप दो सवाल आपसे आ सकते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या मानव भूगोल में कभी द्वैतवाद की चर्चा हुई है? तो हां, इस पर एक बहस छिड़ी है या इस पर एक डिबेट उसके प्रकृति को लेकर हुई कि मानव और भूगोल, मानव प्रकृति और मानव दो इसमें है। लेकिन क्या आप क्वेश्चन पूछाएगा आपसे कि क्या इस द्वैतवाद या द्वैधता को कोई स्वीकार्यता मिली है या क्या ये सही है? तो बोलेंगे नहीं, यहां पर कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव के बीच कोई द्वंद्व नहीं है। दो चीजें भले हो लेकिन कोई द्वंद्व नहीं है, आपस में कोई टकराव नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव को समग्रता से देखना चाहिए और इनके क्रियाकलापों को क्या है, एक साथ अध्ययन करना चाहिए। और मानव भूगोल वही करता है, प्रकृति और मानव के बीच के संबंध के क्रियाकलापों के संबंध का अध्ययन करता है। तो यदि हम एक और प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं तो मानव द्वारा निर्मित प्रदेश, गांव और नगरों को भी देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो एक तरफ मानव द्वारा निर्मित किया हुआ वातावरण है जो सांस्कृतिक वातावरण है, बल्कि आप कह सकते हैं, और एक तरफ क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित वातावरण है, पेड़ है, पौधे हैं, जमीन है, सब कुछ है। तो इन दोनों को एक साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। इन दोनों को, मानव भूगोल ये बताता है कि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, आप इनको अलग करके नहीं देख सकते। और मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब प्रकृति के साथ उसके जो संबंध है वो स्थापित होकर किए जा रहे हैं। तो जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने राज्य या देश का वर्णन ही जीवित जीव के रूप में किया है। बिल्कुल, बहुत सारे जर्मन जो भूगोलवेत्ता, उन्होंने कहा कि जो राज्य या देश है या कोई प्रदेश है वो एक मनुष्य है, वो एक जीव है। और इसमें जो आप जो भी चीज देखते हैं, पेड़ पौधे, सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, खास करके जो मानवों ने बनाई, रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क, ये सब धमनियां यानी कि ये नसें हैं। तो उन्होंने कहा जो ये पूरा राज्य है ये एक व्यक्ति है, शरीर है, और इसमें ये सारी चीजें नसें हैं, इसके वेन्स हैं, इसके धमनियां हैं। तो ऐसा भी करके मानव भूगोल को समझाने का प्रयास किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मानव भूगोल की प्रकृति की अगर हम बात करें डिटेल में, तो आधुनिक भूगोल के अध्ययन में
वर्णनात्मक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण समझा गया है। तो यहां पर मानव भूगोल की प्रकृति में यह कहा गया है कि मानव भूगोल या भूगोल को व्याख्यात्मक होना चाहिए, जो इन क्रियाकलापों को डिटेल में समझाए, इन मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है इसको क्या करे, डिटेल में बताए, इसका वर्णन करे, उस संबंध का अध्ययन करे। और मानव भूगोल करता भी वही है कि जो मानव है और जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके बीच में आपसी जो इनका संबंध है उस संबंधों का अध्ययन करे और उसका विवरणात्मक विश्लेषण भी करे। अब ध्यान से समझिए, मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक जनित वातावरण और मानव निर्मित सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन मानव द्वारा की गई अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात, वही जो मैंने आपसे बता रहा हूं। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, वो क्या करती है, तो जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसा मैं आपसे शुरू से बता रहा हूं, और जो मनुष्य का अपना पर्यावरण बनाया गया है सांस्कृतिक या सामाजिक, उसी के अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में या उसी के संबंधों का यहां पर विस्तृत चर्चा या अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त तत्व जैसे भू आकृति यानी कैसा जमीन वहां होगा, वहां मृदा, वहां की मिट्टी कैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पति है, वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसा होगा, ठीक है। जल आदि, जल जो है, इस पर मानव ने जो सांस्कृतिक वातावरण बनाए हैं, जैसे मान लीजिए लेट सपोज कि अगर कहीं पहाड़ी इलाका है तो वहां की सड़क वो उस हिसाब से बनाएंगे, अगर ध्रुव इलाका है तो वो इग्लू बनाएंगे, तो उस हिसाब से वहां घर कैसे बने हैं, सड़क कैसे बने हैं, वहां रेल मार्ग कैसा है, वहां बांध कैसे बना है, इन सब का निर्माण किया है। तो यही जो प्राकृतिक वातावरण है और मनुष्य का जो अपना क्रियाकलाप है, इसके बीच का संबंध जो है वो मानव भूगोल के प्रकृति है, उसको अध्ययन करने का या उसको बताने का। तो यही कारण है कि मानव और जो वातावरण है इनकी पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण क्या होता है, एक और विकास होता है। मतलब ये जो परिस्थितियां बनती हैं, जो प्राकृतिक परिस्थितियां जिस जगह की जैसी रहती हैं, उसी परिस्थिति के अनुसार मानव अपने सामाजिक या सांस्कृतिक क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो लेट सपोज, जैसे मैं आपको एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो एक जनजाति बहुत विशेष रूप से देखी जाती है, बैगा जनजाति। तो वो क्या करते हैं, वो जो जनजाति बैगा जनजाति है, वो क्या करेंगे कि जब बहुत ज्यादा पूरी तरह से अभी भी जंगलों के आवेश में रहते हैं और वो छुप छुप के रहते हैं और नहाते नहीं है बहुत दिनों तक, बहुत दिन तक वो स्नान करना उस जनजाति में पसंद नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? जो स्नान करके साफ सुथरा रहेगा उसे शेर मार के खा जाएगा। बहुत मुश्किल से लंगोट आदि पहनते हैं। अब उन्होंने क्या किया, आप सोचिए, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जो वातावरण है या पर्यावरण है, वहां की परिस्थिति, जंगल, वहां के पाए जाने वाले जीवों के अनुसार ढाल ली। अभी मैं बताऊंगा मनुष्य का प्रकृतिकरण इसको कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कुछ जगह है क्या है, जैसे मान लीजिए प्लेन एरियाज हैं, वहां बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, वहां पर सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो वहां परिवहन की व्यवस्था, वहां उस तरह की स्थितियां सारी बरकरार रखी जाएंगी जो एक बेहतर परिवहन की व्यवस्था बना सके, या वहां पर उद्योग भी फिर निर्माण हो जाएगा, वहां खेती भी आसान हो जाएगी। तो वहां का पर्यावरण, वहां का जो सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्य है वो उस हिसाब से बनाएगा, उस जगह के हिसाब से बनाएगा। सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करने पर मानव और प्राकृतिक वातावरण का संबंध जो है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। जब आप सांस्कृतिक वातावरण कहीं का देखते हैं, मान लीजिए आप किसी जगह जाते हैं और वहां की खेती देखते हैं, वहां के रीति रिवाज देखते हैं, वहां के बोलचाल, रहन सहन सब देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया यहां पर स्थिति कैसी है। मान लीजिए आप लेट सपोज आप सोए हैं और आपकी आंख खुलती है और आप एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां सब गर्म कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, वहां पर गले में ये अंगीठी टांग के घूम रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा रहता होगा, इस कारण से ये होगा। या आप कहीं पहुंच जाइए और आपको दिखाई दे कि हर चीज में छाता लेकर लोग चल रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे यहाँ का वातावरण जो है वो हमेशा बारिश वाला रहता होगा। तो ये चीज मानव भूगोल से आपको स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रख के चलना है। अब देखिए, मानवीय क्रियाएं जो हैं और प्राकृतिक वातावरण जो है, इनकी दशाएं परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए खासकर भारत के संदर्भ में तो और ज्यादा, जहां इतनी ऋतुएं हैं, वहां कभी गर्मी में कुछ क्रियाकलाप होगा, सर्दियों में कोई क्रियाकलाप होगा, अलग तरह की फसल बोई जाने लगेगी। जैसे भारत में फसलों में देखें तो खरीफ, जैद और रबी 3 तरह की फसलें होती हैं। एक ही जमीन है, एक ही स्थान होगा, पर वहां कभी गेहूं है, कभी धान है, कभी वाटरमेलन है, तरबूज खरबूज है। क्यों भाई? क्योंकि परिवर्तनशील है प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य भी अपने क्रियाकलापों को उस हिसाब से बदल देता है। तो इनका जो पारस्परिक संबंध है वो भी बदलता रहता है। अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर प्रकृति बदल रही है तो मानव के साथ उसका जो संबंध है वो भी धीरे धीरे बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मानव और प्राकृतिक वातावरण के ये जो बदलता हुआ संबंध है, इसका जब अध्ययन किया जाता है ना, तो यही मानव भूगोल बनता है
कैसे प्रकृति के बदलते से मानव भी अपने क्रियाकलाप को बदलता चला जा रहा है, यही अध्ययन जब हम करते हैं तो वो हम इसको मानव भूगोल का नाम देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसका हमको ध्यान रख के चलना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तरफ चलते हैं, मानव का प्राकृतिकरण। अब मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर वहां से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सा देखते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 पॉइंट्स आपको यहां देखकर चलने हैं। यहां मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, एक बार में ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं एक साथ बता रहा हूं, फिर मैं आपको जो नोट्स के पॉइंट्स हैं वो भी दिखा दूंगा। देखिए एक पॉइंट है इसमें मानव का प्रकृतिकरण, इसको कहते हैं निश्चयवाद, ठीक है। एक है प्रकृति का मानवकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इसको कहते हैं संभववाद, संभववाद। और एक तीसरा कंसेप्ट भी वो भी देखेंगे। अब मानव का प्रकृतिकरण क्या है? मानव का प्रकृतिकरण का मतलब यह होता है कि प्रकृति के आगे मानव दास है। ह्यूमन इज अ स्लेव ऑफ नेचर। यहां कहने का मतलब यह है कि जैसी प्रकृति रहेगी वैसे ही मनुष्यों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बैगा जनजाति का बताया मध्य प्रदेश में, वहां जैसी प्रकृति है वैसा उन लोगों ने उसको ढाल लिया है। अब अगर मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि बहुत बरसात वाला एरिया है, तो लोग वहां बस थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे, है ना। वहां लोग उसी तरह के कपड़े पहनेंगे, वहां उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो अगर लेट्स सपोज अगर बहुत गर्मी है तो फिर उसको वो झेल रहे हैं, बहुत ठंड है तो उसको झेल रहे हैं, वो प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये है प्रकृति का, मानव का प्रकृतिकरण। जिस सीजन में जो सब्जी हो सकती है वही उगाएंगे। अगर गर्मी है तो गर्मी ही झेलेंगे, वहां ठंडी का कोई उपाय नहीं है। ठंड है तो गर्म करने का कोई उपाय नहीं है। वो प्रकृति के आगे नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं। यह कहलाता है निश्चयवाद, और यह मानव का प्रकृतिकरण इसे कहा जाता है। दूसरा होता है प्रकृति का मानवीकरण, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें क्या होता है, इसको संभववाद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम प्रकृति के आगे नहीं झुकेंगे, प्रकृति हमारे आगे झुकनी चाहिए। प्रकृति के आगे हम नहीं झुकेंगे, प्रकृति हमारे आगे भले झुक जाए। बहुत गर्मी है, एसी लगा लेंगे, बहुत ठंडी है, रूम हीटर लगा लेंगे। अच्छा, गोभी क्यों ठंडी में ही होगा, हम ऐसा खेती करेंगे, बिना मिट्टी की खेती करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स आ गए, हवा में लटकते हुए खेती हो रही है। गर्मियों में भी ठंडी वाले एक तरह से फसल उगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो इवॉल्व हुई हैं, इसको आप कहते हैं क्या, प्रकृति का मानवीकरण या संभववाद, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। ये दो चीजें हैं। और एक जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आजकल देखने को मिल रही है, जो देखने को इसमें आई, वो आया फिर नौ निश्चयवाद। क्या आया? नौ निश्चयवाद। ये नौ निश्चयवाद क्या है? ये कहता है रुको और जाओ। क्या कहता है? रुको और जाओ। ये क्या है, अभी थोड़ी देर में इसको समझ लेंगे। रुको और जाओ। तो दो तरीके के एक्सट्रीम आपने देखे, एक मानव का प्रकृतिकरण, एक प्रकृति का मानवीकरण। ये दो चीजें तो आपने देख ली, दोनों अति है। एक कहता है प्रकृति के आगे एकदम दास बन जाओ, एक कहता है नहीं, प्रकृति को हम ही दास बना लेंगे। अब ये तीसरा कंसेप्ट इसके बीच का है, जिस पर अभी हम आएंगे। तो मानव का प्राकृतिकरण क्या है? एक निश्चयवादी संकल्पना है। प्रकृति वातावरण किन अंशों तक मानव और उसके कार्यों को प्रभावित करती है, इस पर भूगोलविदों ने अलग अलग बात कही है। कुछ लोगों ने कहा कि पूरी तरह प्रभावित करती है, कुछ लोगों ने कहा आंशिक रूप से करती है। यानी ये तो तय है कि प्रकृति जो है वो मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित तो करती है। जैसी मिट्टी होगी वैसा अनाज होगा, जैसा वातावरण होगा वैसा रहन सहन होगा, ठीक है। कुछ विद्वानों का यह मत है, वो ये कहते हैं कि भौतिक वातावरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव के सभी क्रियाकलापों को क्या करती है? प्रभावित करती है। यानी मानव जो है, एक तरह से जीवन का जो विकास है, जीवन की जो पूरी पद्धति है, वो वहां के भौतिक वातावरण से ही तय होगा। ये लोगों ने कह दिया कि भौतिक वातावरण ही तय करेगा कि जीवन कैसा होगा, और मनुष्य को उसी हिसाब से अपना जीवन बिताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं अस्तित्व में आई हैं, और भूगोल में द्वैतवाद का जन्म हुआ है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, एक चीज से बहुत
कंसेप्ट के हिसाब से तय कर दी गई कि मानव जो है वो क्या करेगा, वो प्रकृति का दास बन के रहेगा। मानव के प्रकृतिकरण का मतलब है कि मानव प्रकृति का दास बन के रहेगा। और जो द्वैतवाद देखा जा रहा है कि एक मानव है, एक प्रकृति है, उसमें प्रकृति हमेशा क्या रहेगी, हावी रहेगी। इसको कहा जाता है क्या, मानव का प्रकृतिकरण, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मानव, तो मानव का प्रकृतिकरण, यह निश्चयवादी संकल्पना है, यह हमने देख लिया, ठीक है। इसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक माना गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मानव को पैसिव माना गया, मतलब मानव कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति जैसे घुमाएगी आपको घूमना पड़ेगा। मानव एकदम पैसिव है, निष्क्रिय है, ठीक है। जिस पर भौतिक वातावरण के कारक प्रभाव डालते हैं, यह भी तय है कि जो भी भौतिक वातावरण के फैक्टर्स होंगे वो उस पर प्रभाव डालेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। और इसमें जीवन यापन की जो ढंग होगा, जो उसका तरीका होगा, जो निर्णय होगा, वो सब क्या होगा, भौतिक वातावरण द्वारा तय किया जाएगा। ठंड है तो आपको वैसे जीना पड़ेगा, गर्मी है तो वैसे जीना पड़ेगा, जिस सीजन में जो फसल हो सकती है आप वही उगाएंगे, इसमें कोई आपका अधिकार कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये चीज तय रहती है जब क्या होता है, जब मानव का प्रकृतिकरण होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं फिर बता देता हूं, इसको कहा जाता है निश्चयवाद। निश्चय, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, निश्चय निश्चयवाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये निश्चयवाद कहा जाता है जहां पर मानव का क्या हो जाएगा, प्रकृतिकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, अब सेकंड जो मैं आपको बताया था, प्रकृति का मानवीकरण, ये क्या है, ये संभववादी संकल्पना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, निश्चयवाद में उसमें सैंपल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है हम प्रकृति का मानवीकरण, ये संभववादी, ये कहता है कि नहीं, देखिए प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना या प्रकृति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके अपना काम कर लेना, ये संभव है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने अगर कह दिया कि बहुत गर्मी है तो आप उससे बचने का कोई तरीका नहीं निकाल सकते। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, तो वो कर रही है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी जिसको आप कहते हैं टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, इस टेक्नोलॉजी ने मानव भूगोल के पूरे कंसेप्ट को हिला दिया। हिला के क्या रख दिया है, संबंधों का जो अध्ययन है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। भाई पहले मानव और जो प्राकृतिक पूरा भूगोल है उसके बीच का जब संबंध देखा जा रहा था तो एक नेचुरल संबंध दिख रहा था। हाँ भैया गर्मी है तो गर्मी का काम कर रहा है, ठंडी है तो ठंडी काम कर रहा है। जब टेक्नोलॉजी आई तो देखा गया अरे बाप रे, तो मानव कंट्रोल कर ले रहा है हर चीज। नियम तो ये था भैया कि इतनी तेज धूप है कि इसमें गाड़ी लेके कोई निकल ही नहीं सकता, पर पता लगा मनुष्य ने गाड़ी भी बनाई, गाड़ी में एयर कंडीशन भी लगाया और चलो करो, कितनी धूप करोगे हम निकल जाएंगे। तो प्रौद्योगिकी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया और प्रकृति का ही मानवीकरण कर दिया। नेचर को ही अब तो सोचिए बारिश भी आर्टिफिशियल करा ली जाती है। तो ये चीज यहां पर बताया गया है। मानव ने अपने भौतिक वातावरण के साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया और विभिन्न तकनीकों की सहायता से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। जहां काली मिट्टी नहीं है वहां उस तरह की मिट्टी लाकर वो उस तरह का खेती शुरू हो गया। जहां जो संभव नहीं है वो संभव करने का प्रयास लगातार हो गया। उसने पर्यावरण से प्राप्त संसाधन से संभावनाओं को जन्म दिया और सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना कर ली, नए नए संभावनाएं प्रस्तुत कर दी। इसीलिए इसे संभववाद कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्योंकि प्रकृति को हम जैसा चाहें वैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये संभव है, इसलिए इसको संभववाद कहा जाने लगा। जो उच्च भूभाग पर स्वास्थ्य विश्रामालय, जहां पर जाकर लोग रह नहीं सकते थे, वहां ऊंची जगहों पर भी विश्रामालय बन गया। अब ये टेक्नोलॉजी से हो पाया। विशाल बड़े बड़े नगर बना लिए हम लोगों ने, दुर्गम पहाड़ियों पर भी चारागार बना लिया। समुद्र तट पर अब समुद्र से कैसे जाएं तो बड़े बड़े पोर्ट्स बना लिए, बड़ी बड़ी जहाजें बना ली और समुद्र में जाना आसान हो गया। हमने यहां तक कि अंतरिक्ष तक पहुंच गए, चंद्रयान, सूर्ययान, क्या क्या सब कुछ हम करने लगे, मंगलयान। तो जहां जाना संभव नहीं था वहां पहुंचने लगे। प्रकृति को हमने एक तरह से क्या कर लिया, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि उसमें अपनी प्रौद्योगिकी, अपने दिमाग लगा के प्रकृति को ही दास बनाने का प्रयास जारी है। और इसीलिए क्या है, इसीलिए एक बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मनुष्य प्रकृति के विनाश का भी कारक बनता जा रहा है। क्योंकि आप जो प्राकृतिक जो सिस्टम बना हुआ है उसमें अगर आप हद से अधिक हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए विनाशकारी तो होगा ही। और जो वैश्विक ताप है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये इसी का परिणाम बनती जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे होगा। तो विद्वानों ने इस कंसेप्ट को संभववाद कहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। संभववादी दर्शन में ये स्पष्ट है कि जो प्रकृति है वो कई सारी संभावनाएं प्रस्तुत कर सकती है वातावरण में, अगर आप मानो उसमें प्रयास करें तो।
और उसमें से किसी का भी चुनाव करके मनुष्य उसका उपभोग कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी प्रकृति के नियम हैं, उसी नियम से वो सारे फिजिक्स के नियम बन रहे हैं, उसी फिजिक्स का इस्तेमाल करके जहाज से लेके हर चीज बनाया जा रहा है और कई संभव उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये संभववाद ये चीज बताता है। पृथ्वी जो है उसे किसी विशेष मार्ग को चुनने का निर्देश नहीं देती है। शीत प्रधान देश में तापमान को नियंत्रित करके सब्जियां उगाई जा रही हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जहां ठंड है, जहां पर कोई पॉसिबल ही नहीं था सब्जी उगाना, वहां भी उगाया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप चाहें तो सुबह का नाश्ता लंदन में करिए, शाम का दिल्ली में करिए, शाम का मुंबई में करिए। वो मूवी देखी ना आपने, बॉर्डर मूवी आई थिंक, वो कहता है अभी का नाश्ता लाहौर में है, शाम का दिल्ली को करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हैं? टेक्नोलॉजी से संभव हुई है। तो सब संभववाद के कंसेप्ट हैं। और लास्ट में फिर इसमें आएगा ग्रिफिथ टेलर का नौ निश्चयवाद, जो मैं आपको बता रहा था। उन्होंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा ठहरिए। उन्होंने कहा, सीधे सीधे कहा कि रुको और जाओ। क्या कहा? रुको और जाओ। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी में मत करिए। आप दोनों जो चीजें सोच रहे हैं, निश्चयवाद यानी प्रकृति के सामने दास बन जाइए, ये भी ठीक नहीं है, और प्रकृति को अपना दास बना लीजिए, संभववाद, वो भी ठीक नहीं है। आप रुकिए, जिस हद तक पॉसिबल हो आप प्रकृति के साथ अपने नए संबंध, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करिए, नई संभावनाएं तलाशिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि प्रकृति का विनाश होने लग जाए। और कहीं ना कहीं जो इनका विचार है वो सतत विकास से मिलता जुलता है। सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसमें आज का हम विकास करते हैं, कल के विकास को प्रभावित किए बिना, कल के संसाधनों को छेड़छाड़ किए बिना अगली जनरेशन का भी ख्याल इसमें रखा जाता है। तो इन्होंने एक नई संकल्पना दी, नौ निश्चयवाद। और रुको और जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। रुको और जाओ, इन्होंने ये इन्हीं की ग्रिफिथ टेलर की है, नौ निश्चयवाद की है। और ये क्या करते हैं? मध्य मार्ग बताते हैं। किसके बीच में? निश्चयवाद, पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है और जो संभववाद है, इन दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता बताते हैं कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम क्या करें, सभी संसाधनों का दुरुपयोग करें और एक खतरे की स्थिति पैदा करें। तो इसमें क्या किया गया है? न तो प्रकृति को मानव का दास माना गया है और न ही मानव को प्रकृति का दास माना गया है। यह जरूर कहा गया है कि एक सीमा तक वातावरण में आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो कोशिश ये रहे कि छेड़छाड़ ना हो, एक सीमा तक आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? मानवीय छांट के विचार को पूरी तरह स्वीकार किया। उसे उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद का, उन्होंने कहा ठीक है, मानो कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है, लेकिन रुकिए, देखिए, फिर जाइए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप गाड़ी तेज लेके दौड़ते हैं, फिर रुकते हैं, जब रेड लाइट हट जाए, ग्रीन लाइट होती है तो आप जाते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप लाल पीली बत्ती, संकेत, टावर से ये देखते हैं, ये सारी चीजें देख कर जाते हैं। तो इसमें न तो निश्चयवाद की स्थिति है और न पूरी तरह स्वतंत्रता या संभववाद की स्थिति है। आपको दोनों के बीच एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नौ निश्चयवाद, यानी संभववाद और निश्चयवाद के बीच की जो स्थिति होगी, उसके बीच का जो संतुलन स्थापित किया जाएगा, वो नौ निश्चयवाद कहलाता है ग्रिफिथ टेलर का, ठीक है। प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर हम क्या करें? विजय का प्राप्त कर सकते हैं कि ठीक है, प्रकृति के नियमों को बहुत मत छेड़िए। प्रकृति पर विजय मतलब हम कुछ नई चीजें विकसित कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम पर्यावरण की सीमा को हानि पहुंचाए बिना संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यानी पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और संभावनाएं भी तलाश लेना है। दोनों चीजें यह मिलाकर कर रहे हैं। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था और जो संभववाद था, उस दोनों के बीच में एक रेखा तैयार कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक तरह का एक लकीर खींच रहे हैं। ये नौ निश्चयवाद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर आप एक तरह से जो विकास है मानव भूगोल का, उसकी परिस्थिति में अब ध्यान दें, वो एक अंतिम कंसेप्ट की तरफ हम आए हैं कि कैसे मानव भूगोल का क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे ये शुरू होता है, और खास करके ग्रिफिथ टेलर जैसे लोग तो 19वीं शताब्दी में ठीक से आते हैं। लेकिन जो मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव है, वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो प्राचीन समयों से चला आ रहा है। और मानव सभ्यता के आरंभिक दिन जो है, यूनान, मिस्र, भारत, चीन, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मानव पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को शुरू से मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति के कितनी करीब थी, सभी मानते थे कि प्रकृति की पूजा होती थी। तो प्रकृति का प्रभाव मानव पर है, ये तो शुरू से ही, प्राचीन समय से ही माना जा रहा है। सूर्य, वायु, अग्नि, इनका क्या हो रहा है? एक तरह का इनकी पूजा भी होती है। जो थेल्स और एलेक्जेंडर रहे हैं, उन्होंने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन भी किया है। तो ये पहले से भी होता हुआ चला आ रहा है।
अरस्तु ने भी अपनी राजनीति शास्त्र की पुस्तक में एक तरह से एशिया और वहां के लोगों की तुलना करते हुए ठंडे देशों के लोग बहादुर होते हैं लेकिन विचारों में कमजोर होते हैं, जबकि एशिया के लोग वीर होते हैं। ये क्यों बताया? ये प्रकृति का वहां क्या माहौल है, क्या असर है, ये चीज बताने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं वो मानव भूगोल से जुड़ा रहा है। हेरोडोटस की बात करें तो इन्होंने भी बताया है कि कैसे स्थायी कृषक जातियां, उसके जीवन पर प्रभाव वातावरण का पड़ता है, ठीक है ना। अनुकूल और जो अनुकूलतम स्थिति जो पर्यावरण की होती है उसमें क्या होता है, प्रतिकूलतम में क्या होता है। इससे क्या स्थापित हो रहा है कि प्राचीन कालों से ही मानव भूगोल को एक डिसिप्लिन के रूप में अध्ययन करते हुए देखा जा रहा है। तो इसका जो इतिहास की जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं। हाँ, समय समय पे उपागमों में चेंज आया है, ये जरूर आप नोट कर सकते हैं। उपागम मतलब अप्रोचेस, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के उपागम देखे गए हैं, यानी तरीकों से, अलग अलग तरीकों से मानव भूगोल को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उन उपागमों को भी हम जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें जो नया युग आया है ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नया युग जो आया वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं से आया, और खासकर इसमें किसका नाम आएगा, एक बार फिर से वो नाम आपको ध्यान रखना है, रैटजेल, ठीक है। और उनकी पुस्तक जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो 21वीं शताब्दी तक जर्मन वैज्ञानिकों का, 18वीं से 21वीं शताब्दी तक एक तरह से इन्होंने विकसित किया इसको। कांट, रिटर, हम्बोल्ट, रैटजेल, ये सारे लोग इसमें रहे हैं और सबके कार्य इसमें सराहनीय माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, इनका अगर एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहें तो। 19वीं 20वीं शताब्दी में क्या है, ये बहुत तेजी से विकसित हुए हैं और आगे बढ़े हैं, ठीक है। हाँ, एक और इसमें चीज ध्यान रखिएगा कि जो मानव भूगोल है इसमें जो कल्याणकारी या वेलफेयर वाला कंसेप्ट है, लोगों के कल्याणकारी या मानवतावादी संकल्पना का भी उदय हुआ कि कैसे इसका अध्ययन इस प्रकार किया जाए कि लोगों का कल्याण किया जा सके या लोगों के वेलफेयर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे 1960-70 के दशक में हुआ भारत में। अब भारत में जैसे मान लीजिए हरित क्रांति आई, ये भी मानव भूगोल के अध्ययन का भी परिणाम है। मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को हमने क्या किया, पहले अध्ययन किया और फिर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खाद्य संकट को दूर किया। लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है, यह सामाजिक कल्याण का भूगोल भी बनता चला जा रहा है। तो मानव भूगोल क्या है, धीरे धीरे एक सोशल वेलफेयर ज्योग्राफी बनती जा रही है। सोशल वेलफेयर या सोशल वेलबींग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये इसके प्रकृति के रूप में भी आप देख सकते हैं, जो चेंजेस देखने को धीरे धीरे मिले हैं, ठीक है। हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि समय अवधि में अलग अलग कौन से उपागम इस्तेमाल किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम इसको करके कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने तेजी के साथ एक ये रिवीजन कंप्लीट किया है, तेजी के साथ रिवीजन किया है कि आप एक छोटे समय में पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो जैसे प्रारंभिक उपनिवेश काल, जब देश में उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड, जब गुलामी के दौर से जुड़ रहा था, देश जूझ रहा था, उस समय जो उपागम इस्तेमाल किया जा रहा था वो खोजें और विवरण था। बहुत सारी खोजें की जा रही थी और खोज करके उनका विवरण दिया जा रहा था। यहां पर क्या था विशेषताएं इसका, साम्राज्यवादी व्यापारिक रुचि, नए देशों की खोज करके आगे होने वाले अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। जैसे जैसे 1498 में वास्को डी गामा आया, वो लोग क्या करते थे, यूरोपीय लोग पूरे दुनिया को खोजते थे, समुद्री मार्ग निकालते थे, अलग अलग तरह की कंडीशन, अरे यहाँ तो मसाले हो रहे हैं, अरे यहाँ तो ये चीज का उत्पादन हो सकता है। तो ये मानव भूगोल का पूरा अध्ययन उस समय चल रहा था। ये प्रारंभिक उपनिवेश काल की बात है और भूगोलवेत्ताओं ने वर्णन के इससे महत्वपूर्ण बनाया, हर जगह की जानकारी भी लोगों में शेयर की थी। तो ये शुरुआती दौर की बात है। अगर उत्तर उपनिवेशिक काल को हम करें, माने उपनिवेश काल के बाद की स्थिति देखें, तो प्रादेशिक विश्लेषण महत्वपूर्ण हो गया। प्रादेशिक विश्लेषण में क्या होता था, प्रदेश का संपूर्ण वर्णन करना, सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, इन प्रदेशों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना। तो अब जब हम उपनिवेश काल से बाहर आ गए तो हर स्टेट का डिवीजन हुआ, सभी राज्यों की क्या विशेषता है, कहाँ कौन सी मिट्टी है, कहाँ क्या चीज है, इन चीजों का इस्तेमाल करके सभी लोग अपने मानव भूगोल को प्रदर्शित कर रहे थे। युद्ध अवधि की बात करें 1930 का दशक, तो क्षेत्रीय विभेदन था, प्रदेशों की भिन्नता का अध्ययन करना, विलक्षणों की पहचान करना, ये उपागम उस समय इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये आपसे ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि युद्ध अवधि के समय कौन सा उपागम इस्तेमाल हो रहा था, उत्तर उपनिवेशिक काल में कौन सा उपागम इस्तेमाल हो रहा था। तो आपको ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगे, सुना सुना सा लगे, सूना सूना न लगे, वरना तो काम की चीजें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं है। 1990 की अगर बात करें तो उस समय क्या चल रहा था, इस समय उत्तर आधुनिकवाद का उदय चल रहा था। उत्तर आधुनिकवाद का उदय, और खास करके यहां एक कंसेप्ट चल रहा था वैश्वीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये स्थिति चल रही थी और आधुनिकता तेजी से बढ़ रही थी। तो यहां क्या था, बृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों की आलोचना, प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर।
ये इसकी विशेषता उस समय चल रही थी। तो उत्तर जो आधुनिक काल था, 1990 का जो दशक था, वहां पर ये एक तरह से उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। इस उपागम के माध्यम से मानव भूगोल को प्रतिस्थापित किया जा रहा था। हर जगह की जो स्पेशलिटी है, जो अपना यूनिकनेस है, उसको बताने की कोशिश की जा रही थी। और पूरी दुनिया में मानव भूगोल का एक तरह से कह सकते हैं कि तेजी से प्रचार प्रसार भी और उसका अध्ययन भी देखा जा रहा था। ठीक है, तो अगर आप व्यवहारवादी विचारधारा में देखें तो मानव भूगोल में तथ्यों के कारणों का विश्लेषण, मानवीय स्वभाव जिसमें जाति, प्रजाति, धर्म ये सब सम्मिलित हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे इसमें परिप्रेक्ष्य में जुड़ती चली जा रही हैं। मतलब हर वो चीज जो मानव की क्रियाकलाप प्रकृति के साथ जोड़ता है, वो सब इसमें जुड़ता जा रहा है और इसमें मानव मन को भी अब स्थान दिया जाने लगा है। ये नई नई चीजें मानव भूगोल के साथ जुड़ी है। अच्छा, अब मानव भूगोल के अगर आप कार्य क्षेत्र देखें, ठीक है, मानव भूगोल के जो आप कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्र या विषय क्षेत्र हैं, उनकी बात करें तो मानव भूगोल कई क्षेत्रों में डिवाइडेड है। अब सामाजिक विज्ञान, या आप कह सकते हैं कि इसको एक डिसिप्लिन के रूप में किस किस क्षेत्र में देखा गया है, तो सामाजिक विज्ञान में ये किन किन एरियाज में है आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसको आपने, इसका स्क्रीनशॉट ठीक से ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए होता क्या है कि ये जो मानव भूगोल है वो कई कई क्षेत्रों में है, ये कई क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं आपसे चर्चा करता हूं, ये कई क्षेत्र इसके रहेंगे। या यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कई क्षेत्र होंगे, जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजनीति विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है, राजनीति के क्षेत्र में, नगरीय विज्ञान के रूप में या नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, आर्थिक या अर्थशास्त्र के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के साथ भी मानव भूगोल का पूरा गहरा संबंध, ये भी इसका एक क्षेत्र है। तो अब इनमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए राजनीति है, नगरीय है, तो नगर का पूरा अध्ययन, नगर में किस तरह की स्थिति है, कैसे लोग निवास कर रहे हैं, क्या कारण है, ये उसमें चर्चा की जाएगी, है ना। अगर सामाजिक विज्ञान के रूप में आप मानव भूगोल को देखें तो क्या क्या आ जाएगा, उसमें व्यवहारवादी भूगोल आ जाएगा जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित है, सामाजिक कल्याण का भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, अवकाश भूगोल आ जाएगा, लिंग भूगोल आ जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, चिकित्सा भूगोल आ जाएगा, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, राजनीति में देखें तो उस जगह की राजनीति कैसी है, शासन व्यवस्था कैसा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती चली जाएंगी। इसमें जो सैन्य भूगोल भी है, यानी कि मिलिट्री वहां की कैसी है, शासन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये सारी चीजें उसमें आती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आप अर्थशास्त्र के रूप में देखना चाहें तो भी इसमें काफी चीजें जुड़ जाएंगी। जैसे संसाधन भूगोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाएगा कि किसी जगह पर कौन कौन से खनिज मटेरियल्स हैं, कौन कौन से संसाधन वहां पर मिल रहे हैं, वहां पर गैस है कि नहीं, तेल है कि नहीं, ये भी मानव भूगोल का। और फिर वैसा ही आर्थिक क्रिया वहां होगा तो मानव भूगोल देखा जाएगा। कृषि भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई वहां की जलवायु, वहां की स्थिति कैसी है, उसी प्रकार की वहां कृषि देखने को मिलेगी। उद्योग भूगोल, कि वहां किस किस तरह के उद्योग हैं, कौन कौन सी तरह की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। विपणन भूगोल, यानी कि वहां के व्यवसाय और ट्रेड और मार्केट से जुड़ा हुआ। ठीक है, पर्यटन भूगोल, ठीक है, यानी किस प्रकार का पर्यटन वहां देखा जा रहा है। मान लीजिए अगर जैसे मालदीव है, समुद्र का इलाका है, तो वहां उस तरह का पर्यटन होगा। कोई हिली एरिया है, जैसे मान लीजिए नैनीताल है या मसूरी है, तो वहां उस तरह का पर्यटन होगा, डिपेंड करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ये भी अर्थशास्त्र के अंदर आएगा, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, किस देश में क्या उगाया जा रहा है, क्या ज्यादा मिल रहा है, तो उसी चीज का वो ट्रेड करेगा। ये सारी चीजें मानव भूगोल से जुड़ी हुई हैं और बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, जो आपको समझते हुए, पढ़ते हुए चलना है, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपने ध्यान देके चलना है। ठीक है, लास्ट में अगर अलग अलग विचारकों द्वारा जो विषय क्षेत्र देखा जाए कि किसने क्या क्या विषय क्षेत्र बताए हैं मानव भूगोल के, तो हंटिंगटन के अनुसार प्राकृतिक दशा मानवीय क्रियाओं में निहित है। ब्लास ने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या बताया है, जनसंख्या को भी बताया है। ठीक है, कि जनसंख्या को भी आप मानव भूगोल के अंदर लेकर चलेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक तत्वों को लेकर चलेंगे। परिवहन और भ्रमण में माना है कि हाँ, इन तीनों चीजों में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। जो ब्रून्स हैं, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने सभ्यता का विकास भी मानव भूगोल के साथ जोड़ के देखा है। यथार्थ में माना है कि हाँ, यथार्थ में मानव भूगोल का अस्तित्व है। डिमांजिया ने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किसको माना है, प्राकृतिक पर्यावरण में मानव जीवन, इसमें व्यवसाय, आवास, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। हाँ, और इसके अंतर्गत मानव भूगोल को माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने भी जो विषय क्षेत्र है मानव भूगोल का, मैंने आपको विषय क्षेत्र पहले ही बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है,
ये सारे के सारे नगरीय, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। एक डिसिप्लिन के रूप में इसको इस तरह देखा जा रहा है, ठीक है, जो आपको लेकर चलना है। तो ये विषय क्षेत्रों में आप इसके पहले वालों को जरूर देख लीजिएगा। कौन कौन से हमने देखे? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और क्या देखा था, फिर से लिख देता हूं, राजनैतिक, ये विषय क्षेत्र हैं इसके मानव भूगोल के, राजनैतिक, नगरीय, ठीक है, आवासीय, कहां कैसा आवास है, ये भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, ठीक है। आर्थिक तो है ही, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नगरीय, आवासीय, ये सारी चीजें क्या है, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में देखी जाती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर हमारा ये वन शॉट रिवीजन था। एक बार में हमने इस पूरे चैप्टर को देखने की कोशिश की है। सारे के सारे कंसेप्ट्स को मैंने आपको एक तरह से सतही, जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज और जो सेशन है वो चैप्टर से रिलेटेड होते ही रहेंगे। ये चैप्टर में आपको कितनी चीजें समझ में आई, क्या किसी चीज में कोई डाउट या कंफ्यूजन है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम आगे वाले सेशंस में अगर कोई डाउट होगा उसको भी कंफर्म करेंगे, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, सीयूईटी हिंदी माध्यम के साथ जुड़े रहिए, और सभी जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, जय हिंद।